हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम फिजिक्स शुरू कर रहे हैं 11th क्लास की और कोशिश मेरी ये है कि रेगुलरली आपको ये लेक्चर्स मिलते रहें। आपको कुछ कमांड्स फॉलो करने हैं, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसा वैसा करना है, ठीक है। तो 11th क्लास की फिजिक्स हम लोग शुरू करेंगे और मैं आपको बता देता हूं कि 11th क्लास की फिजिक्स जो है वो 12th क्लास से ज्यादा बेसिक, बहुत उससे ज्यादा हार्ड और ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको उसमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चीजें फिजिक्स में तभी समझ में आती है जब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हो, राइट गाइस। तो फिजिक्स में हमारे पास दो बुक हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और वॉल्यूम 1 में जो चैप्टर नंबर 1 है तो उसमें क्या कर रखा है इन्होंने, थोड़ा सा आपका मूड सेट करा है। मतलब उसने साइंटिस्ट के बारे में बताया है, उसके जो फाइंडिंग्स हैं, आप उसको डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, उनके बारे में बताया है। फोर्सेस के बारे में बताया है कि नेचर में 4 तरह के फोर्सेस होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, सबसे वीकेस्ट होता है अभी तक जो मिला है उसमें ग्रेविटेशन फोर्स है, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और फिर उससे कम होता है मैग्नेटिक फोर्स। वो सारी चीजें बताई हैं। तो वहां से हम लोग शुरू नहीं करेंगे, हम लोग यहां से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है वह यूनिट डायमेंशन या यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो वहां से हम लोग शुरू करेंगे और वहीं से हमें आता भी है। और पहले वाले चैप्टर में जो छोटी मोटी 4-5 बातें हैं कि चारों फोर्सेस की आपको नॉलेज लेनी है कि कौन सा फोर्स क्या है, कितना स्ट्रॉन्गर है, बस उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर आप जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाओगे ये सारी चीजें आपको समझ में आती जाएगी। तो हेडिंग डालिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट या यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन। चलो बेटा अब इस चैप्टर के बारे में समझिए। चैप्टर पूरी फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स फिर भी इसमें बहुत घूम जाते हैं, आईआईटी लेवल तक घूम जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा टफ बन जाता है। बाकी ये चैप्टर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि यूनिट्स और मेजरमेंट सिर्फ इसी चैप्टर का पार्ट नहीं है। यूनिट्स आप आगे भी पढ़ोगे, जब आप 12th पढ़ोगे तो भी हर एक चैप्टर में हर क्वांटिटी की यूनिट आपको निकालनी आनी चाहिए। बाकी हम शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज जो हमें फिजिक्स में समझनी है वो होता है कि क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। सपोज करो कि मैं आपसे बोल दूं कि या हमें कोई भी चीज मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़े। जैसे मैं बोलूं कि यहां पर हमारे पास ये जो है बॉटल, ये इतनी लंबी, इतना है ये, और ये इतना है। तो ऐसे कौन सी चीज है जो दोनों में अलग है। और अगर मैं किसी और चीज की बात करूं तो ये अलग है, देख रहे हो आप। तो ये अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है। तो क्या चीज अलग है इनकी, ठीक है। मैं कह देता हूं कि इनमें ये जो चीज, ये जो फिनोमेना दिख रहा है, मुझे उसको नाम देना है। मैंने उसको नाम दे दिया लंबाई। तो मैंने जो लेंथ बोला है ये क्या है, ये क्वांटिटी है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनोमेना। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनोमेना। अब जैसे मैं और बात करूं कि जैसे मैं बोल दूं आपसे कि मैंने इसको उठाया, फिर मैंने चीज उठाई, फिर मैंने ये उठाया बुक। कोई चीज तो ऐसी है जो सब में वेरी कर रही है। मैंने कहा यार वो चीज कौन सी है जो थोड़ी थोड़ी अलग आ रही है। मैं इसको उठा रहा हूं तो ये कम है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं बुक उठा रहा हूं तो उसमें और ज्यादा मिल रही है। ये कौन सी चीज ऐसी है जो वेरी कर रही है। मैंने उसको नाम दे दिया कि वो क्या है, वेट है। ये भी चीज सही है, ठीक है। अब मैं कह देता हूं कि भाई अभी मैं हूं और आप अभी मेरे पास आए हैं और थोड़ी देर बाद आपका दोस्त आ गया। तो क्या चीज हुई, वो आप भी आए वो भी आए, फर्क क्या रहा। तो उस चीज को मैं कैसे नापूं, तो उसको मैंने समय बोल दिया। तो मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने कुछ चीजें डिफाइन कर रखी हैं जिससे हमें चीजें समझ में आ जाए, जिससे हम उस चीज को वेरीफाई कर पाए, उसको डिफरेंशिएट कर सके। तो उन चीजों को हम बोलते हैं क्वांटिटी। अब हमें जो समझना है बेटा वो ये समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालिए फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या होता है, देखिए ये जितनी भी चीजें हमने वेरीफाई हमने महसूस करके जिनको हमने नाम दे रखे हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, हमारा वेट हो गया, हमारी रफ्तार हो गई, स्पीड हो गई, हमारा एक्सेलरेशन हो गया, हमारी ताकत हो गई, ये सारी चीजें, प्यार हो गया, दुख हो गया, ये सारी चीजें, इन
सारी चीजों में से जिस चीज को आप नाप सकते हो, जिसको आप कोई नंबर दे सकते हो, उस चीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आप ये नाप सकते हो कि मास कितना है, आप नाप सकते हो वेट कितना है, आप नाप सकते हो फोर्स कितना है, आप स्पीड नाप सकते हो, आप टाइम नाप सकते हो। ये सारी क्या कहलाती है? हमारी फिजिकल क्वांटिटी। और जो चीज आप नहीं नापते हो, प्यार, दुख, घृणा, नफरत, गुस्सा, ये सारी चीजें आप नहीं नाप सकते। आप इसको नंबर नहीं दे सकते कि भाई मेरा दोस्त मुझसे 2 किलो प्यार करता है, वो 25 पैसे, वो 1 ग्राम प्यार करता है, ऐसा नहीं कह सकते। तो प्यार, लव, हेट्रेड, ये इमोशंस यू कांट मेजर देम, सो दीज क्वांटिटीज आर नॉट मेजरेबल। दैट इज व्हाई दीज क्वांटिटीज आर नॉट कॉल्ड एज physical quantity. It means the physical quantity basically are the quantity which can be measured, which can be given some number. That is called physical quantity. Right now, the quantities which can be measured, the quantity which can be measured and which follow law of physics. लिख लो, बताता हूं, which follow law of physics are called physical quantity. For example, length, mass, time, ये सारी चीजें, area, velocity, density, ये सारी चीजें। okay. Law of physics, फिजिक्स में लॉ दिए हैं। जब हमने फिजिकल क्वांटिटी बना दी तो उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे ऑपरेट होती है, हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, उन सबको समझने के लिए हमने लॉ दिए हुए हैं। वो सारे लॉ, जैसे न्यूटन के लॉ समझे हुए आपने, ठीक है, आगे बहुत सारे लॉ है पूरे, ठीक है। तो उन सारे लॉज को जो ओबे करती है वो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए अब बात करते हैं कि बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मैंने बोला कि मास, मास क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस मास को बताने के लिए मैंने बोला कि 5 किलोग्राम है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए इसका और इसका सहारा लिया। ये दोनों चीजें क्या हैं? ये कहलाता है इसका मैग्नीट्यूड, और या यू कह सकते हो 5 हो गया ना, तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये क्या है? अगर मैं बोलूं कि ये वो चीज, कोई चीज लेके आया हूं कि इसका मास 5 है, अब आपको क्या पता लगेगा 5 क्या है? 5 किलोग्राम है, ग्राम है, क्या है? तो ये जो स्टैंडर्ड है इसको हम बोलते हैं यूनिट। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर मैं n बोल दूं और किसी भी स्टैंडर्ड को आपने u नाम दिया है और कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी x को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका स्टैंडर्ड यानी कि यूनिट। क्लियर? आगे लिख लीजिए इसको। और अगली चीज हम पढ़ेंगे यूनिट। देखिए देखिए, हमने अभी भी बात करा कि हर चीज को नापने का एक हमें स्टैंडर्ड तय करना पड़ रहा है कि सर ये क्या मतलब है। जैसे सपोज करो मेरे को आपको घर जाकर के ये बताना है कि ये कितना लंबा है, या एक टेबल जो है ये कितनी लंबी है, तो आप क्या बोलोगे घर जाकर के? इतना लंबा है कि नहीं इतना लंबा है, नहीं इतना लंबा है, तो ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको कैसे बताओगे। सपोज करो मुझे ये बताना है कि ये टेबल है, ये कितनी लंबी है, तो मैं कैसे बताऊं? मैं इस टेबल को कहीं पर भेजना चाहता हूं और उससे कहना चाहता हूं कि मैंने इतनी लंबी टेबल भेजी है, तो मैं क्या हाथ बना के भेज दूं कि इतनी बड़ी टेबल है? नहीं भेज सकता ना। तो हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड बना दिया। हमने सपोज करो कि हमने इतना बड़ी कोई चीज बना दी, इतना बड़ा कोई लकड़ी का पट्टा बना दिया कि ये, और हमने बोल दिया कि आज से ये हो गया 1 मीटर। हमने इसका नामकरण कर दिया। जैसे आप पैदा हुए, आपका नाम रख दिया कि बबलू, कि आज से इसका नाम बबलू है, तो पूरी दुनिया उसको बबलू बबलू कह रही है। तो वही चीज है, तो हमने इसको नाप करके ये कह दिया कि इतना बड़ा है और ये हमारे पास है कि 1 मीटर है। तो पूरी दुनिया में इसको एक जैसे बनाया कि ये जो है ये 1 मीटर है। अब किसी को चाहिए कि भाई मुझे कपड़ा बनाना है, कि कितना चाहिए, कि ऐसे वैसे ऐसे मिला करके 2 दे दो, तो हमने इसको 2 मीटर कह दिया। किसने कहा नहीं ऐसे मिला के 10 दे दो, तो 10 मीटर कह दिया। तो ये पर्टिकुलर हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये 1 मीटर है। अब चलो हमने 1 मीटर तो कह दिया, 1 मीटर है इतना, ठीक है, तो ये कितना हो गया, आधा मीटर।
ये 1/4, ये 1/8, ये 1/16। अब इससे भी छोटा हो तो क्या बोलोगे उसको आप? तो उसमें आपको क्या बोलना पड़ेगा कि भाई ये 0.00000। अब इतना सब कुछ लिखना दिक्कत है, तो हमने उसको अलग से दूसरा स्टैंडर्ड बोल दिया कि वो क्या है, सेंटीमीटर है। उससे भी छोटा है तो हमने एक नया स्टैंडर्ड ले लिया कि 1 मिलीमीटर है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टैंडर्ड आपके पास, हमारे पास मार्केट में आए, दुनिया में आए, लोग बाग अलग अलग बोलते रहे। सपोज करो मास की बात कह दोगे तो मैंने बोला कि भाई मुझे ये गेहूं चाहिए और आप मुझसे चावल ले लो। पहले ऐसे ही होता था, ऐसा नहीं होते थे, तो वो एक्सचेंज करते थे। तो अब उसने बोला कि यार कैसे करेंगे, कि ऐसा करते हैं कि जितना आप मुझे चावल दोगे उतना मैं आपको गेहूं दे दूंगा। तो उसने गेहूं को नाप दिया, यहां तक तो बात सही थी। अब इसके पास गेहूं नहीं हुआ, कुछ और चीज है, रुई है। अब रुई को कैसे नापोगे? रुई तो हल्की चीज है, गेहूं भारी है, तो आप दोनों को इक्वेट कैसे करोगे? तो उसके लिए हमें ये बोलना पड़ा कि दोनों का वजन कितना है ना। तो हमने वजन को यूज करना शुरू करा कि ये जो है, ये हम जो बना रहे हैं, इसको पूरी दुनिया में कहा जाएगा 1 किलो। तब तो वो चीज 1 किलो बन गई। वो पूरी दुनिया मानने लगी कि 1 किलो है, कि वो कितना लाना है, कि 100 किलो लाना है, वो कितना लाना है, 50 किलो लाना है। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड सेट करते गए और हमारे लिए चीजों को मेजर करना आसान होता गया। और जितने आसानी से हम चीजों को मेजर कर लेंगे उतना ही हम उनको इजीली समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये बातें तो समझ में आने लग गई कि हमने स्टैंडर्ड बनाए। लेकिन हर एक, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, वर्ल्ड बहुत बड़ा है, हर एक वर्ल्ड में बहुत छोटे छोटे देश हैं और छोटे छोटे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, गांव है और पंचायत है। अब वहां पर अलग स्टैंडर्ड चल रहा है कि भाई ये पाउंड में नाप लो, या आप रत्ती में नाप लो, ये माशा, ये तोला में नाप लो। तो अलग अलग लोकल स्टैंडर्ड भी अभी भी मार्केट में है। ठीक है, तो इन्होंने हर जगह पर अपने अलग अलग स्टैंडर्ड बना रखे और इन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं यूनिट। तो लिखिए पहले इसको, यूनिट। यूनिट बेसिकली क्या है? एक स्टैंडर्ड है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने का काम करता है। लिखिए इस बात को, द स्टैंडर्ड विच रिक्वायर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक होती है बेसिक यानी कि फंडामेंटल, और एक होती है डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। क्या चीजें हैं? बेसिक भी बोल सकते इसको, है ना। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मास, अब किसी ऑब्जेक्ट का मास है तो है, अब ये इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, ये किसी से निकाली नहीं जा सकती। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बात कर लो मास, लेंथ, टाइम, करंट, तो ये सारी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लेकिन डिराइव्ड क्या है? अभी समझ आ जाएगा। डिराइव्ड क्या है? स्पीड। अब स्पीड दो चीजों पे डिपेंड है, एक होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, टाइम को हम सेकंड में नापते हैं, और लेंथ को भी हम मीटर में नापते हैं। तो बेटा डिस्टेंस, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, हर वो चीज जिसकी यूनिट मीटर में है वो हमारे लिए लेंथ है। अब स्पीड निकालने के लिए हमें मीटर चाहिए और सेकंड चाहिए, जो हमें यहां से मिलता है। मीटर और सेकंड ये यहां से मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी मदद से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड क्या हो गया? डायरेक्ट, जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, और डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल से निकाली जा सकती है। अब मास से आप लेंथ नहीं निकाल सकते, लेंथ से आप टाइम नहीं निकाल सकते, लेकिन स्पीड से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते है ना। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनसे आप ये चीजें निकाल सकते। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट होती है, इस यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। और इनकी जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, और आप एक्सेलरेशन की बात करो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब, इन सबको हम बोलते हैं डेराइव्ड
यूनिट। तो लिख लेना इसी सेक्शन में, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। और इसमें लिख लीजिए द यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, तो ये तो हमारे पास बेसिकली हमें समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, यूनिट क्या है, वो सारी चीजें। बट जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि हर एक जगह पर अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, अलग अलग सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या हुआ, इन्होंने ये बोला कि हमारे यहां पर हम लेंथ को फुट में नापेंगे, मास को किलोग्राम में नापेंगे, सॉरी मास को पाउंड में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे। ये इन्होंने सेट कर दिया कि मास अगर पाउंड में ले रहे हो तो हम लेंथ को फुट में लेंगे। इस पूरे सिस्टम को हमने नाम दे दिया FPS सिस्टम। सेट, पूरा एक सेट बना दिया हमने। जैसे ऐसे फ्रांस वालों ने क्या करा, फ्रांस वालों ने बोला कि हम लेंथ को नापेंगे सेंटीमीटर में, हम मास को नापेंगे ग्राम में, हम टाइम को निकालेंगे सेकंड में, और इसको हमने बोला था FPS। तो फ्रांस वालों ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को बोल दिया CGS। तो ये हमारे पास बन गया CGS सिस्टम। ऐसे इन्होंने इसको थोड़ा सा एडवांस और करा और इन्होंने बोला कि हम इसको मीटर में भी नापेंगे। बाद में इन्होंने इस सिस्टम की जगह ये सिस्टम भी प्रपोज करा और इन्होंने बोला कि इसको किलोग्राम में और इसको सेकंड में, और इसको इन्होंने बोला MKS सिस्टम। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ यूनिट चला रहा है। तो हेडिंग डालिए सिस्टम ऑफ यूनिट, लिखिए कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स बोथ बेसिक एंड डेराइव्ड इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उस वक्त साइंटिस्ट ने मिलकर के 3 सिस्टम हमारे पास दिए। एक है हमारे पास FPS जो ब्रिटेन ने दिया था, जिसमें लेंथ को फुट, पाउंड और सेकंड में नापा। एक है CGS जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर, ग्राम और इसको टाइम में नापा। और एक फिर फ्रांस ने आगे जाकर के एक और सिस्टम दिया जिसको हम MKS। ठीक है, हर एक कंट्री ने अपना अपना सेट ऑफ रूल दे दिया। आपने अपना, किसी ने FPS बना लिया, MKS बना लिया, CGS बना लिया। बट दिक्कत तब हुई जब हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ कि हाँ भाई यहां से एक आदमी वहां जा रहा है, वहां पर यहां से वो चीज खरीद करके ले जा रहा है, उससे बोला कि वहां से ना 2 किलो आपको ये चीजें लानी है, 20 किलो वो चीज लानी है। वहां गया, वहां पूछा कि यहां चला गया ब्रिटेन में, बोलता है कि भाई मुझे 50 किलो दे दो ये माल मेरा, तो कहता है यहां पर तक चलता ही नहीं, अब क्या करें। ठीक है, तो इस बात की जरूरत पड़ने लगी कि पूरी दुनिया में उसको एक ही सिस्टम फॉलो करा जाए। तो साइंटिस्ट मिले, ब्रिटेन, फ्रांस, सबके साइंटिस्ट मिलकर के बैठे, इन्होंने माथापच्ची करी और एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया। तो लिखिए उस बात को, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ब्रैकेट में लिखिए SI सिस्टम, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम है ना SI सिस्टम। अब इन्होंने क्या बोला कि अच्छा ये बताइए कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके पास, ताकि हम सबकी यूनिट पूरे वर्ल्ड के लिए एक जैसी कर सकें। तो इन्होंने शुरू करा बात करनी। तो लोगों ने बताया कि अभी तक मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, केमिस्ट्री वालों से पूछा, वो कहते हैं हमारे पास तो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये है हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है कि सबकी यूनिट बनाओ कि ठीक है, मास को सब नापेंगे किलोग्राम में, लेंथ को नापेंगे मीटर में, टाइम को नापेंगे सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को नापेंगे साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से एम्पियर,
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को वो भी वही साइंटिस्ट के हिसाब से नाम दे दिया उनको रेस्पेक्ट के लिए, मोल। टेम्परेचर को भी केल्विन में नापेंगे और टेम्परेचर को केल्विन में नापेंगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यहां पे नहीं पड़ी है, कैंडेला सी। तो इन्होंने ये बात कर ली और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दे दी। चलिए ये सब हो गया, लोगों को पता लग गया कि भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और पता लग गया। अब आप बताइए कोई भी ऐसी चीज बोलिए जो इनसे ना निकल पाए। आप बोलेंगे सर फोर्स निकालो। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको हम किलोग्राम में, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बोलेंगे। तो फोर्स भी अब हमारे पास क्या है? डिराइव्ड यूनिट है कि सर उसकी यूनिट तो न्यूटन होती है। तो बेटा इस पूरे को ही इन्होंने न्यूटन बाबा को समर्पित कर दिया है, इस पूरे को हम न्यूटन बोलने लग गए। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज ले लो, आप एक्सेलरेशन ले देख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से निकल जाएगा। तो जितनी भी डिराइव्ड यूनिट है वो इन्हीं से निकलती है। तो ठीक है, लोग बात शांत हो गए, बात समझ में आने लग गई। अब कुछ लोग बुरा मान गए कि यार तुमने कम करी है। अभी मुझे एक चीज बताओ कि यार अगर एक ये लाइन है, दूसरी लाइन ये है और ये लाइन इससे इतनी उठी है, तो आप इस चीज को कैसे नापोगे? इसके इस बेसिक से इसका कितना ऊंचाई है ये कैसे नापोगे? और इसको कैसे नापोगे? इसको कैसे नापोगे? इसको कैसे नापोगे? इसको कैसे नापोगे? तो इन्होंने एक और टर्म बनाई, एंगल, प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एंगल बनाया और एंगल की यूनिट रख दी रेडियन कि अच्छा ठीक है। अब ये बताओ कि 3D में कैसे नापोगे? सपोज करो ये है, तो यहां से हर एक लाइन अगर इस तरह से जाए तो ये जो बनता है अंदर वाला एंगल, इसका क्या करोगे? मतलब ये है और यहां से हर एक लाइन को ऐसे करके एक जगह मिला दो, तो ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो 2 क्वांटिटीज इसमें और जोड़ी गई और इसकी यूनिट रखी गई स्टेरेडियन। बस 7 आप पहले दे चुके थे, मैं फिर से मीटिंग में उन्होंने कहा कि 2 और जोड़ो, कि अब जोड़ तो नहीं सकते क्योंकि पूरी दुनिया में ही पता लग गया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इन्होंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया और इसका नाम दिया इन्होंने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि अब हमारे पास ऐसा सिस्टम में 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आ गई। ठीक है, एंगल आपको पता ही होगा, एंगल कैसे निकलता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना? तो ये भी निकलता है, एरिया अपॉन रेडियस से निकलता है। खैर वो उसकी जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये थी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम यूनिट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट चल रही है। हमने सिस्टम तो पढ़ लिया, बट ये भी दिक्कत है कि हमारे पास यूनिट अलग अलग है। हमें इतनी बड़ी चीज नापनी है, हम मीटर में नाप रहे हैं, और बहुत छोटी सी चीज नापनी है तो हम मिलीमीटर में भी नाप रहे हैं। तो मीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन है? तो इस तरह की कुछ चीजें मैं बताता हूं आपको। जैसे आपसे बोलता है 1 किलोमीटर, आपको पता है कि 1000 मीटर के बराबर होता है, और किलो का मतलब ही आपको पता होगा मेरे हिसाब से, मैथ्स में पढ़ा है, 10 की पावर 3 होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं बताता हूं 1 फर्मी मीटर, ये होता है 10 की पावर -15 मीटर। 1 मिलीमीटर, मिली का मतलब 10 की पावर -3 मीटर होता है। और 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर। और एक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको हम 1 ए नोट करके बताते हैं। तो क्या करके बताते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। ये याद ना, ये हमारे आगे काम आ जाएगा। ठीक है, और तो कुछ है नहीं वैसे। माइक्रो भी पता होगा, माइक्रो का सिंबल ये होता है ना, ऐसे 1 माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये छोटे मोटे यूनिट्स हमारे पास हैं।
है और इंपॉर्टेंट भी है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा। पहली चीज 1 लाइट ईयर। कि लाइट ईयर क्या होता है? समय नहीं होता, समय को नापने का काम नहीं है। एक बार केबीसी में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो ये था कि 1 लाइट ईयर किसको नापता है? तो लाइट ईयर होता है डिस्टेंस को नापने का तरीका। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से सूरज कितना दूर है, छोड़ो, मैं कहता हूं कि यहां से मंगल कितना दूर है, फिर आप देखते हैं 35000000000 किलोमीटर या मीटर। अब इतनी बड़ी चीज थोड़ा ना लिखनी है आपको, हम चाहते हैं इसको छोटा करना पड़े। देखो एक तो समझो, ठीक है, इसको समझिए। आपने बोलिए कि एक मास है आपके पास, इसका मास मेरे पास है 1 किलोग्राम, या यूं कह देता हूं कि ये मेरे पास 5 किलोग्राम है ये मास। अब मैं एक स्टैंडर्ड में लिखता हूं इसको 5 किलोग्राम, दूसरे स्टैंडर्ड में लिखता हूं मैं 5000 ग्राम। यहां समझना, यहां पर 5 है, यहां 5000 है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है n1 ये छोटा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है बड़ा। 5 और 5 में ही बड़ा है। अब यूनिट की बात करो, किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम बड़ा होता है? किलोग्राम बड़ा होता है। ये छोटा है और ये बड़ा है, और ये बड़ा है और ये छोटा है। यानी कि जितनी बड़ी यूनिट का यूज करते जाओगे उतनी ही न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती जाएगी। जैसे 1 किलोमीटर, 1000 मीटर और सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये सबसे बड़ी यूनिट है अभी, इन तीनों में बड़ी यूनिट है, और ये छोटी यूनिट है, और ये भी आपके पास छोटी यूनिट है। तो जितनी आपने यूनिट छोटी करते गए हो उतनी ही आपके पास डिजिट बड़ी करते गए। अब इन्होंने बोला कि अगर मुझे मास को, हमें डिस्टेंस नापना है कि मंगल कितना दूर है, 350000000 किलोमीटर लिखने की बजाय मैं चाहता हूं कि इसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाए, तो मुझे एक यूनिट को बड़ा करना पड़ेगा। अब मैं यूनिट बड़ा कैसे कर दूं? तो हमने कई सारी यूनिट्स और डिफाइन करनी शुरू कर दी। हमने यहां पर डिफाइन करा लाइट ईयर। लाइट ईयर लंबाई को नापने की बहुत बड़ी यूनिट है। जितनी बड़ी यूनिट शो करूंगा उतना ही मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती जाएगी। इसीलिए हमें बहुत लंबी लंबी दूरी नापने के लिए बड़ी बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ने लगी। तो उसमें से एक यूनिट है लाइट ईयर, ठीक है। इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं कहीं पर कि यार ये लाइट ईयर क्या है। इन्होंने बोला कि वैक्यूम में लाइट 1 साल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, उसको हम बोल देंगे 1 लाइट ईयर। लिख लीजिए, इट इज द डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस traveled by the light in vacuum, traveled by the light in vacuum in 1 year, in 1 year। तो ये होता है 1 लाइट ईयर। अब सोचो लाइट 1 साल में कितना दूर चलती है। ओके, ठीक है। स्पीड हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें निकालना है कि कितना दूर जाती है लाइट। डिस्टेंस होगा मेरे पास स्पीड इंटू टाइम। लाइट की स्पीड पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? तो मुझे पता है कि 1 साल को छोड़ो, मैं पहले 1 दिन की बात करता हूं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा, तो 1 दिन में इतने सेकंड्स होते हैं 86,400। ठीक है। तो टाइम कितना है मेरे पास? 365 दिन। तो 365 दिन में कितना सेकंड होगा? 365 इंटू 86400। ये आ गया आपके पास। लाइट इतना दूर जाती है, स्पीड इंटू टाइम। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल करके आएगा 9.46 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 मीटर। ये है हमारे पास 1 लाइट ईयर। ये आपको निकालना भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। पेपर में निकाल पूछ लेगा, वो सिंपल पूछेगा व्हाट इज लाइट ईयर।
आपको डेफिनेशन लिख करके ये बता देना है। क्या पूछ एबी या एमसीक्यू में पूछेगा लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए 9.46 × 10⁻15 मीटर। चलिए, तो इस तरह से हमने बड़ी यूनिट बना ली लाइट ईयर। और बात करते हैं, ऐसे ही हमने एक और यूनिट बनाई कि यहां से अर्थ से सन कितना दूर है, बताइए। तो इन्होंने बोला कि अर्थ जितना दूर है सन से उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसको इन्होंने बोला 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि इन्होंने बोला 1 AU। What is 1 astronomical unit? लिख लीजिए, it is the average distance between sun and earth, या it is the average distance of sun from the earth। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 लाइट ईयर हमने पढ़ लिया 9.46 × 10⁻15 मीटर। और इसी तरह से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। तो हमने यहाँ पर 2 यूनिट और सीख ली, लाइट ईयर क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, जितनी दूर हमारे सूरज चाचू हमसे हैं वो हमारा कहलाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और तीसरी चीज हमारे पास है पार्सेक। ये सबसे बड़ी यूनिट है लेंथ को नापने की, पार्सेक। ठीक है, पार्सेक से बड़ी भी यूनिट नहीं है। तो पार्सेक को कैसे नापते हैं, कैसे निकालेंगे, ये समझाने के लिए ही मुझे एक पेज लग जाएगा। तो पहले हम ध्यान से समझते हैं, इसमें बेसिक्स क्लियर होंगे। तो पहले ये दोनों लिख लीजिए, लिखने के लिए स्क्रीन पॉज कर देना, ठीक है, लिख लेना, मैं यहां पे रुकूंगा नहीं 10 मिनट। चलिए, तो बेटा पार्सेक, हमें पार्सेक निकालने के लिए कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिक से शुरू करता हूं, उसके बाद बात करते हैं। हमारे पास एंगल को नापने के लिए जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन। याद है कि ये रेडियन क्या होता है, आपको याद होगा कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन, इसको याद है वो देख लीजिए। तो π/2 रेडियन कितना होता है, 90 डिग्री। π/3 रेडियन कितना होगा, 60 डिग्री। π/6 रेडियन कितना होगा, 30 डिग्री। 2π कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए कि रेडियन और डिग्री में ये सिंबल होता है। तो हमने ये बोला कि सबसे छोटा जो होगा उसमें उसको हम बोल देंगे 1 डिग्री। तो अगर मैं कह दूं कि ये 1 डिग्री है, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? तो मुझे इतना पता लग गया कि भाई 180, एक सेकेंड, पाई का मतलब 180, 2π का मतलब 360 डिग्री, सॉरी, ठीक है, ध्यान चिंता नहीं उसमें। हाँ, तो मेरे को ये पता है कि 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री का मतलब कितना होगा, π/180 रेडियन। हमने 1 डिग्री डिफाइन कर दिया। अब समझना, अगर मैं कहूं कि हमारे पास आसमान में 2 तारे हैं और वो तारों को मैं अर्थ पर एक जगह से देखना चाहता हूं, तो वो 2 तारों से एक लाइन जो खींचूंगा वो कितना एंगल बनाएगी, वो बहुत छोटा एंगल बनाएगी। उस छोटे एंगल को कैसे नापूं, क्योंकि 1 डिग्री तो मेरा इतना बड़ा है, इससे छोटा मैं कौन सा यूनिट लेके आऊं। तो इन्होंने क्या करा कि ध्यान से समझना बेटा, 1 डिग्री को 60 हिस्सों में तोड़ दिया, इस तरह से 60 पार्ट कर दिए इक्वल। अब ये जो 60 पार्ट्स थे ये मिलकर के 1 डिग्री बना रहे थे। इन पार्ट्स को इन्होंने नाम दिया आर्क मिनट। अब आगे हमारे पास कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर, यानी कि 60 आर्क मिनट के बराबर। और सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे 1 डिग्री 60 आर्क मिनट के लिए हमने लगा दिया ये। तो एक रिलेशन हमारे पास यहां से आ गया कि 1 डिग्री जो है 60 मिनट के बराबर होता है। हमने छोटा कर दिया, डिग्री से छोटी यूनिट निकाल दी हमने कि 60 मिनट। अब दिक्कत यह है कि 60 मिनट जो आपने निकाला है, सपोज करो मैं यहां पर मैं बनाता हूं 1 मिनट, इससे भी छोटा एंगल हमें चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, इस 1 मिनट
को भी 60 पार्ट्स में बांट दिया इस तरह से। तो ये जो एक पार्ट निकल करके आया है इसको इन्होंने बोला 1, ठीक है। तो इस तरह से इसके भी 60 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो इन्होंने इसके भी 60 पार्ट कर दिए, यानी कि 60 पार्ट्स फिर से कर दिए 1 मिनट के, यानी कि यहां हो गया कि 1 मिनट जो है 60 पार्ट्स के बराबर है। और इस एक पार्ट को इन्होंने बोला आर्क सेकंड। तो यहां से हमने एक चीज और सीख ली कि 1 मिनट 60 आर्क सेकंड के बराबर है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या समझ में आया? अच्छा, इसको बताने के लिए इन्होंने जो सिंबल यूज करा डबल डैश कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उसी तरह से कि डिग्री की जगह आवर समझ लीजिए, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो बस मिनट आज की जगह आप डिग्री समझ लीजिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 60 सेकंड आ जाएगा समझ। चलिए, तो ये हमारे पास बेसिक हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मुझे ये पता करना है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, ये आप मुझे निकाल करके बताइए। चलिए करिए। 1 आर्क सेकंड, पूरा नाम तो आर्क सेकंड है बट ठीक है, 1 आर्क सेकंड में कितने रेडियन होते हैं ये हमें निकालना है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए अब समझते हैं कैसे निकालेंगे। मुझे पता है, अभी देखो यहां हमने क्या यूज करा था कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब कितना हो गया? पाई बाय 180 रेडियन। और 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट। पाई बाय 180 रेडियन, है ना। 60 मिनट का मतलब मैं अगर बोलूं 1 मिनट में कितना होगा, तो पाई अपॉन 180 60। और अगर मैं बोलूं कि 1 मिनट को मैं लिख सकता हूं 60 सेकंड, तो भी कोई बुरा नहीं है। अब मैं 1 सेकंड का निकालना चाहता हूं, तो 1 सेकंड कितना हो गया? पाई अपॉन 180 60 इंटू 60, ठीक है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आता है 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। ये आप याद कर लीजिए। क्या याद करेंगे? 4.85 10 की पावर -6 रेडियन, ठीक है। अब बात करते हैं हम पार्सेक की, ठीक है। पार्सेक क्या होता है यही तो समझा ना हमें। तीसरी यूनिट यही थी। हमने पहला क्या पढ़ा था? लाइट ईयर। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हमें तीसरा पढ़ना है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? पार्सेक क्या मतलब है? कहता है कि अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो लंबाई है वो किसी पॉइंट पर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करती है, तो यह समझ लेना चाहिए कि यह लाइन यहां से 1 पार्सेक की दूरी पर है। ठीक है, आप इसको डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी 1 पार्सेक की। लिखिए, इट इज द डिस्टेंस एट विच, पार्सेक क्या है? वो डिस्टेंस है। इट इज द डिस्टेंस, पार्सेक वो डिस्टेंस है जहां पर, इट इज द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल
सबटेंड्स 1 सेकेंड एंगल, सबटेंड्स एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड लिखना, सबटेंड्स एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। अब आप ये भी समझ सकते हो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है, सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और अगर एक स्टार है, वो स्टार पर सन और अर्थ से एक आर्क सेकंड का एंगल बनता है, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 पार्सेक। ठीक है, ये हम एक्चुअली पैरेलैक्स मेथड डील कर रहे हैं, है ना। अब मुझे 1 पार्सेक निकालना है। बेटा ये एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटे एंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ रेडियस। याद है? तो एंगल कितना है 1। अच्छा, इसमें थीटा किसमें रखते हैं, रेडियन में, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में एंगल किसमें आता है, रेडियन में आता है। ठीक है, तो एंगल कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, तो रेडियस कितना है, ओके, एंगल कितना है 1 सेकेंड। लेंथ कितनी है आर्क की 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और रेडियस कितना है 1 पार्सेक। हमें क्या निकालना है, पार्सेक। ये वाला लिख लेना, मैं मिटा देता हूं। मुझे क्या निकालना है 1 पार्सेक, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन एंगल। एंगल किसमें रखना है हमें, इन रेडियन। अब मुझे बताइए 1 सेकंड है, ये है ना, 1 सेकंड है। इस 1 सेकंड को मैं रेडियन में कैसे चेंज करूं, जैसे अभी भी करा था, मुझे डायरेक्ट याद है। इसको मैं बोल सकता हूं 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। हो गया, तो 1 पार्सेक निकल जाएगा मेरे पास। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है 1.496 10 की पावर 11, 4.85 10 की पावर -6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1 पार्सेक। 1 पार्सेक आ गया मेरे पास। याद रखना पड़ेगा 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3.08 इंटू 10 की पावर 16। क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने, 9.46 10 की पावर 15 मीटर के बराबर। ये होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11, और ये होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, ये तीनों चीज याद होनी चाहिए। और इसको निकालने के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको ये भी याद रखना है 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 10 की पावर -6 रेडियन। ये चीजें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, लिख लीजिए। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने बहुत छोटा रखा है, हमने सिर्फ यूनिट्स को डील करा है, और अगले लेक्चर में हम लोग इसका मेन पार्ट शुरू करेंगे डायमेंशंस, जहां से हमारे पास क्वेश्चंस मेनली आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।